हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम देश के 3 सबसे बड़े बासमती एक्सपोर्टर्स के बारे में बात करेंगे। एलटी फूड्स, केआरबीएल और चमनलाल सेतिया। इस इंडस्ट्री को लेकर मैं बहुत बुलिश हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 3-4 साल इस इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं और शायद आपका और हमारा पैसा भी बनने वाला है। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे कौन से ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो बासमती इंडस्ट्री को इतना अट्रैक्टिव बनाते हैं आज के दिन में। उसके बाद हम तीनों प्लेयर्स को बिट बाय बिट कंपेयर करेंगे, इनका बिजनेस मॉडल कंपेयर करेंगे, इनकी बैलेंस शीट कंपेयर करेंगे, इनके रिटर्न मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलीजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैं इस इंडस्ट्री में इतना बुलिश क्यों हूँ। नंबर 1, डिमांड। अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनेंगे आप अक्रॉस द इंडस्ट्री, चाहे किसी भी प्लेयर को ले लीजिए, तो वो बात करते हैं कि डिमांड बहुत ज्यादा है आज के दिन में इंडस्ट्री में। सप्लाई की दिक्कत चल रही है, यानी जिस हिसाब से डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई कैचअप नहीं कर पा रही है, कैपेसिटीज कैचअप नहीं कर पा रही है। एक्सपेक्टेशन है कि अगले 4 से 5 साल तक ये इंडस्ट्री लगभग 9% CAGR से ग्रो करेगी। जब भी कोई इंडस्ट्री 8, 9, 10% से ग्रो करती है तो चांसेस ये होते हैं कि उस इंडस्ट्री के जो प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं, जो सबसे अच्छे प्लेयर्स हैं, वो 15-20% से ग्रोथ दिखा ही देते हैं। अच्छा, बासमती के बारे में ये बात समझनी जरूरी है कि बासमती एक्सपोर्ट सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान कर सकते हैं, क्योंकि बासमती राइस को जीआई इंडिकेटर टैग मिला हुआ है। यानी राइस ग्रोन इन द एरिया ऑफ हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी एज वेल एज पाकिस्तान कैन ओनली बी टैग्ड एज बासमती राइस। सो बासमती राइस दुनिया में और कहीं नहीं बन सकता, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान से ही एक्सपोर्ट हो सकता है। और पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, वो बहुत इनकंसिस्टेंट एक्सपोर्टर्स हैं। तो 75 से 80% ऑफ द वर्ल्ड्स बासमती कंजम्पशन सिर्फ इंडिया से होता है। और ये जो गिने चुने 5 या 7 इंडियन प्लेयर्स हैं, वो पूरे वर्ल्ड की बासमती राइस की डिमांड को पूरा करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो बासमती राइस इंडस्ट्री को बहुत अट्रैक्टिव बनाता है वो है कि देयर इज अ शिफ्ट हैपनिंग इन द इंडस्ट्री फ्रॉम अनब्रांडेड टू ब्रांडेड स्पेस। 2011 में 85% ऑफ ऑल द बासमती राइस यूज्ड इनसाइड इंडिया वाज खुला अनब्रांडेड चावल। आज के दिन में 2024 में सिर्फ 45% चावल खुला बिकता है। ब्रांड्स लाइक इंडिया गेट, महारानी, दावत, कोहिनूर, इन सब ब्रांड्स ने खासकर टीयर 1, टीयर 2 सिटीज और मेट्रो सिटीज को अच्छी तरह कैप्चर कर लिया है। और आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड छोटे शहरों की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है। जब भी कोई इंडस्ट्री अनब्रांडेड से ब्रांडेड की तरफ जाती है तो जो एग्जिस्टिंग थोड़े बहुत प्लेयर्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। हमने हिस्टोरिकली भी ऐसा देखा है। फॉर एग्जाम्पल इन ज्वेलरी सेक्टर, पहले छोटे छोटे सोने की शॉप्स हुआ करती थी जहां से हम खरीदते थे अपना सोना, सुनार की शॉप से। आज के दिन में टाइटन ने, सेंको ने, कल्याण ने, इन सब कंपनीज ने पूरी मार्केट को आहिस्ता आहिस्ता कैप्चर करना शुरू कर दिया है। देयर इज अ शिफ्ट हैपनिंग फ्रॉम अनब्रांडेड टू द ब्रांडेड सेगमेंट। देखिए टाइटन ने कितना पैसा बनाया इतने साल में। तो शायद यही सिचुएशन आज के दिन में बासमती राइस में भी होने वाली है, जब गिने चुने 3 या 4 प्लेयर्स पूरा मार्केट शेयर अपनी तरफ कॉर्नर करने वाले हैं, विच इज गोइंग टू बी अ बिगेस्ट ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस इंडस्ट्री। तीसरी चीज जो बासमती प्लेयर्स के फेवर में काम कर रही है वो है गवर्नमेंट रेगुलेशंस। देखिए, चावल का एक्सपोर्ट, चावल का यूज, चावल की होर्डिंग, ये बहुत सेंसिटिव सेक्टर है इंडिया के अंदर। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रेगुलेट करती है इस सेक्टर को बिकॉज ऑफ आवर न्यूट्रिशनल नीड्स। आज के दिन में मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की रेगुलेशंस आर इन फेवर ऑफ आवर बिजनेसेस। ऐसा मुझे क्यों लगता है? पिछले साल सरकार को ऐसा लगा कि चावल की जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं हुई, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। और जो बासमती राइस है उसमें मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा दिया। यानी अगर आपका बासमती राइस $950 से महंगा है तो ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो पाकिस्तानी राइस है वो कॉम्पिटिटिव हो जाता है, वो मार्केट में आना शुरू कर देता है। और जो इंडियन प्लेयर्स ने मार्केट लगा रखी है, संभाल रखी है, उसको पाकिस्तान प्लेयर इंट्रोड्यूस करने लग जाते हैं। वो सिचुएशन चेंज हो रही है। सितंबर में सरकार ने जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस था उसको हटा दिया बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट इज क्वाइट कंफर्टेबल कि चावल की इस साल के अंदर जो प्रोडक्शन है वो अच्छी खासी होने वाली है। इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ है अपना अगला पॉइंट, पैडी प्राइसेस आर फॉलिंग। देखिए, जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ती है रॉ मटेरियल के प्राइसेस घट रहे हैं। रॉ मटेरियल क्या है इन कंपनीज के लिए? पैडी, बासमती राइस। बासमती राइस की अगर प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ रही है तो प्राइसेस घट रहे हैं। प्राइसेस घट रहे हैं तो इनका मार्जिन इंक्रीज होता है। 2023 में पैडी की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे जब सरकार ने मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइसेस की कंडीशन लगाई थी। तो उस समय इन कंपनीज ने अपने
जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमत भी बढ़ा दी। 2024 में इस साल पैडी की कीमत आहिस्ता-आहिस्ता नीचे आ रही है। आपको क्या लगता है, अब ये अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की कीमत घटा देंगे? नहीं। कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की कीमत नहीं घटाने वाली। यानी जो राइस ये इस साल प्रोक्योर करेंगे, 2024 में प्रोक्योर करेंगे, उसको ये बेटर मार्जिन्स पर बेचेंगे, बेटर मार्जिन्स पर एक्सपोर्ट करेंगे। देयरफॉर विद फॉलिंग प्राइसेस कम्स द फेवरेबल साइकिल। ऐसा लगता है कि राइस प्लेयर्स की एक फेवरेबल साइकिल शुरू हो गई है, जो शायद अगले कुछ साल तक कंटिन्यूड रहे। अब लास्ट फैक्टर की बात करते हैं। देखिए, बासमती सेक्टर एक कमोडिटी सेक्टर है, क्योंकि प्राइसेस आर डिपेंडेंट ऑन द रॉ मटेरियल। इसमें जितने भी प्लेयर्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा प्राइसिंग पावर नहीं होती, तो ये बहुत सिक्लिकल सेक्टर हो जाता है। लेकिन आज के दिन में जो प्रोमिनेंट बासमती प्लेयर्स हैं वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। दे आर गोइंग टुवर्ड्स एफएमसीजी स्पेस, यानी वो फार्मर्स से राइस उठा रहे हैं और उसके बाद उसको प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेसिंग इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। सिर्फ राइस नहीं बेच रहे, वो दलिया बेच रहे हैं, पोहा बेच रहे हैं, वो न्यूट्रिशनल बार्स बेच रहे हैं, राइस के बने हुए स्नैक्स बेच रहे हैं, कपा राइस बेच रहे हैं। यानी दे आर मूविंग इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, जहां पर उनका कंट्रोल ज्यादा होगा मार्जिन्स के ऊपर। हाँ, कमोडिटी बिजनेस हमेशा रहेगा क्योंकि रॉ मटेरियल एक बहुत बड़ा पार्ट है। हाउएवर दैट इज स्लोली चेंजिंग। इंडस्ट्रियल प्लेयर्स आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इससे मार्जिन्स इंप्रूव होंगे और मार्केट इस सेक्टर को जिस नजर से देखती है उससे बेटर नजर से देखा करेगी, यानी उनको ज्यादा वैल्यूएशन मिला करेगी, पीई रेशो ज्यादा मिला करेगी। अब तीनों प्लेयर्स को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है। शुरुआत एलटी फूड से करते हैं। सबसे बड़ा प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। देखिए, बिजनेस बहुत सिंपल है। अक्टूबर सितंबर के आसपास ही किसानों के पास जाते हैं मंडी में और वहां से चावल खरीदते हैं, बासमती राइस खरीदते हैं। उसके बाद उस राइस को 1 साल से 2 साल तक स्टोर रखते हैं अपने पास, यानी उस राइस की एजिंग करते हैं। एजिंग क्यों करते हैं? जैसे जैसे बासमती राइस पुराना होता है उसमें से खुशबू ज्यादा आने लगती है, और जितनी ज्यादा किसी राइस की एजिंग होगी उतना ज्यादा प्रीमियम पे बिकेगा। इट इज सिमिलर टू एल्कोहल एंड वाइन। एल्कोहल और वाइन को जैसे हम कई कई साल तक संभाल के रखते हैं, उसी तरीके से बासमती राइस की भी एजिंग की जाती है। एलटी फूड्स इस सारे राइस की प्रोसेसिंग करती है, उसमें शेफ हटाती है, हस्क हटाती है, पॉलिशिंग करती है। उसके बाद 30% ऑफ होल ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम इंडियन मार्केट, जहां पर इनकी ब्रांड का नाम है दावत। दावत इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी ब्रांड है। और 70% ऑफ देयर बिजनेस कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कहां पर? सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इन यूएस एंड कनाडा अलोंग विद यूरोपियन यूनियन। यूएस में एलटी फूड्स कमांड 50% ऑफ द बासमती इंडस्ट्री। उसी तरीके से यूरोप में और यूके में भी ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में उतना अच्छा नहीं कर रहे, बट अगले कुछ साल इनका प्लान है कि मिडिल ईस्ट में भी बहुत रैपिडली एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। तो इट इज अ एक्सपोर्ट लेड बिजनेस, जहां पर 70% ऑफ योर रेवेन्यूज कम फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स में रियलाइजेशन ज्यादा होती है, यानी मार्जिन ज्यादा होता है। केआरबीएल का बिजनेस मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पर 75% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम डोमेस्टिक बासमती राइस। इनकी जो ब्रांड है इंडिया गेट, वो इंडिया की सबसे बड़ी ब्रांड है बासमती राइस में। उसके बाद 25% रेवेन्यू आता है इनका एक्सपोर्ट से, और एक्सपोर्ट ये कहां पर करते हैं? मोस्ट ऑफ देयर एक्सपोर्ट इज इन मिडल ईस्ट एंड इन यूरोपियन यूनियन। केआरबीएल की सबसे बड़ी समस्या है मिडल ईस्ट इंडस्ट्री। केआरबीएल ना बहुत प्रोमिनेंट प्लेयर हुआ करता था मिडल ईस्ट में, और बाय द वे मिडल ईस्ट इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ बासमती राइस फॉर इंडियन कंपनीज। 70% of all exports that India do in this sector goes to Middle East. So Middle East बहुत बड़ी मार्केट है और KRBL बहुत अच्छा कर रहा था इस मार्केट में 5-6 साल पहले। However, सऊदी अरेबिया में जो इनका डिस्ट्रीब्यूटर है उसके साथ इनकी लड़ाई हो गई, और वहां पर जो इनका एक्सपोर्ट होता था वो लगभग जीरो हो गया। उसके बाद ईरान में यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए, तो ईरान में जो एक्सपोर्ट करा करते थे वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। अब मिडिल ईस्ट में लगातार लड़ाइयां चल रही हैं, तो उसकी वजह से केआरबीएल का जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हुआ करता था ना, जो बहुत अच्छी तरह सेट था आज से 7-8 साल पहले, उसकी बुरी हालत चल रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम केआरबीएल में ये है, इसीलिए केआरबीएल की रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आ पा रही, टॉप लाइन ग्रोथ नहीं आ पा रही। केआरबीएल का मार्केट शेयर दूसरे प्लेयर्स गेन कर रहे हैं, एलटी फूड्स गेन कर रहा है, चमन लाल सेतिया कर रहा है, और प्राइवेट लेबल्स गेन कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा इशू चल रहा है आज के दिन में केआरबीएल में। हालांकि देयर इंडियन बिजनेस इज डूइंग फिनोमिनली वेल। इंडिया गेट इंडिया की सबसे बड़ी ब्रांड है, सबसे ज्यादा प्रीमियम कमांड करते हैं, रियलाइजेशन सबसे ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एलटी फूड्स। लेकिन एक्सपोर्ट में हालत खराब हो रखी है, और ऐसा लगता है कि अगले कुछ क्वार्टर्स भी बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं होने वाले केआरबीएल के लिए। अगले 4-5 क्वार्टर्स भी मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर समस्या बनी रहेगी।
तीसरा प्लेयर है चमनलाल सेतिया। अब इनका बिजनेस मॉडल टोटली डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू केआरबीएल एंड एलटी फूड्स। ये राइस की ट्रेडिंग करते हैं, यानी किसान से यहाँ पर राइस खरीदेंगे अक्टूबर के मंथ में और उसको एक्सपोर्ट कर देंगे, यानी इन्वेंट्री बिल्डअप नहीं करते, उसकी एजिंग नहीं करते। इनकी सोर्सिंग तो कई बार ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मिल से होती है, जहां पर ये सेमी प्रोसेस्ड बासमती राइस प्रोक्योर करते हैं। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि जो इन्वेंट्री की कॉस्ट लगती है, वर्किंग कैपिटल लगती है, वो इनको इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, यानी एसेट लाइट मॉडल हो गया। इन्वेंट्री लॉस होने का खतरा भी नहीं है। नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि ये अपनी ब्रांड बनाकर नहीं बेच पा रहे हैं। पिछले 10 साल से ये कह रहे हैं कि हम महारानी, जो इनकी इंडियन ब्रांड है, उसका परसेंटेज हम बढ़ाएंगे, उसके हम डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे, लेकिन कर ही नहीं पा रहे हैं। ये बनाते हैं प्राइवेट लेबल्स के लिए, जो इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करती हैं। 10% ऑफ इनका धंधा इंडिया से आता है और 90% एक्सपोर्ट से आता है। और एक्सपोर्ट भी ये अपने नाम की ब्रांड से नहीं कर रहे, ये प्राइवेट लेबल से कर रहे हैं, यानी वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढते हैं जो अपना ठप्पा लगाकर इनका सामान बेचते हैं वहां पर, यानी ब्रांड बिल्डिंग नहीं होती। इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान ये होगा कि जब साइकिल फेवर में है, जब तो आप जल्दी जल्दी स्केल अप कर पाएंगे, जल्दी जल्दी कैपेसिटीज लगा पाएंगे, ज्यादा प्रोक्योर करेंगे, ज्यादा भेजेंगे। लेकिन जब साइकिल फेवर में नहीं है, जब आपको दिक्कत होगी अपने मार्जिन्स को इंटैक्ट रखने में, तब आपके मार्जिन्स पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम चमनलाल सेतिया के साथ ये है। एक और बहुत बड़ी समस्या है चमनलाल सेतिया में, फ्री कैश फ्लो। उसका डिस्कशन अगले सेक्शन में करते हैं। चलिए एक्सेल शीट पे अभी इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। एलटी फूड्स की ब्रांड का नाम है दावत, रॉयल, उसके बाद देवाय करके भी इनकी ब्रांड है, और इको लाइफ भी इनकी एक ब्रांड है। उसके बाद केआरबीएल की सबसे बड़ी ब्रांड है इंडिया गेट, जो इंडिया की नंबर 1 ब्रांड है। ठीक है, रॉयल ब्रांड जो एलटी फूड्स की है वो अमेरिका में नंबर 1 है, 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर है वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद चमनलाल सेतिया की ब्रांड का नाम है महारानी, जो बहुत बड़ी ब्रांड नहीं है इन कंपैरिजन टू इंडिया गेट एंड दावत। ठीक है, डोमेस्टिक रेवेन्यू 31% आता है एलटी फूड्स का, 75% आता है केआरबीएल का, और चमनलाल सेतिया का आता है 10%। यानी अगर सिर्फ डोमेस्टिक इंडस्ट्री को देखेंगे तो केआरबीएल इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल। लेकिन जो रियलाइजेशन है, जो मार्जिन्स ज्यादा है, वो कहां पर है? एक्सपोर्ट में ज्यादा है। और एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा कौन करता है? एलटी फूड्स करता है, जिसका 69% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। 2024 के फिगर्स हैं ये। ठीक है, केआरबीएल का 25% आता है और चमनलाल सेतिया का 90% आता है। तो आप पूछेंगे कि चमनलाल सेतिया का रियलाइजेशन ज्यादा होना चाहिए? नहीं, उनका रियलाइजेशन ज्यादा इसीलिए नहीं है क्योंकि वो तो सिर्फ एक मिडल मैन है। एक्चुअली में जो प्राइवेट लेबल ठप्पा लगा के बेच रहा है वो भी तो कुछ कमीशन कमा रहा है। उसके बाद जो सेमी प्रोसेस्ड राइस उनको दे रहा है वो भी तो कुछ कमीशन कमा रहा है। तो इनका मार्जिन्स उतने हाई नहीं है व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट। हाउएवर आज के दिन में साइकिल इनके फेवर में लग रही है, तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं और बहुत बढ़िया मार्जिन्स भी कमा सकते हैं। उसके बाद बिजनेस सेगमेंट्स की बात करते हैं। देखिए, इसमें एलटी फूड्स कहीं ज्यादा बाजी मार जाता है इन कंपैरिजन टू केआरबीएल और चमनलाल सेतिया, क्योंकि केआरबीएल और चमनलाल सेतिया आर स्टिल प्रीडोमिनेंटली बासमती प्लेयर्स, लेकिन एलटी फूड्स डाइवर्सिफाई कर रहा है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में। आज के दिन में 11% के आसपास इनका रेवेन्यू आता है ऑर्गेनिक फूड से। ऑर्गेनिक फूड की मार्केट माइंडेड बहुत रैपिडली बढ़ रही है, डबल डिजिट से बढ़ रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वहां पर ये अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं और मार्केट में ऑर्गेनिक फूड बेच रहे हैं, जहां पर मार्जिन्स कहीं ज्यादा बेटर हैं इन कंपैरिजन टू बासमती राइस। उसके बाद इन्होंने रेडी टू हीट और रेडी टू कुक की भी सेगमेंट को डेवलप करने की कोशिश करी है, जिसकी ग्रोथ भी बहुत रैपिडली आ रही है, शायद 25-30% से ग्रो कर रही है जो मार्केट। यूएस में इनकी बहुत खतरनाक डिमांड है। जो भी इन्होंने फैसिलिटी यूएस में लगाई थी रेडी टू कुक मटेरियल की, वो फिनिश हो चुकी है। यानी डिमांड इतनी ज्यादा आ रही है कि उस कैपेसिटी को ये अगले 1-2 साल में डबल कर देंगे। तो एलटी फूड इज डाइवर्सिफाइंग इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, जबकि केआरबीएल और चमनलाल सेतिया ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, विच मेक्स एलटी फूड्स अ मच अट्रैक्टिव प्लेयर। मेजर एक्सपोर्ट मार्केट्स की बात करें तो यूएस और यूके इज अ मेजर मार्केट फॉर एलटी फूड्स अलोंग विद यूरोपियन यूनियन। केआरबीएल के लिए मिडल ईस्ट और यूरोप बड़ी मार्केट है। चमनलाल सेतिया ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में है। उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रखे हैं, छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रखे हैं, जिनको वो सामान सप्लाई करते हैं, जो अपने प्राइवेट लेवल्स पे चावल बेचते हैं। हालांकि यूएस में इनकी प्रेजेंस अभी भी उतनी ज्यादा नहीं है। अब मार्जिन्स कंपेयर करते हैं कि ईबिटा मार्जिन पे प्लेयर्स कैसे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि केआरबीएल सबसे ज्यादा मार्जिन्स 15% कमा रहा है। क्यों कमा रहा है? क्योंकि इंडिया गेट ब्रांड उनकी एक प्रीमियम ब्रांड है, जो दावत से कहीं ज्यादा मार्जिन लेती है। हाउएवर देयर इज अ कैच, ये मार्जिन्स हर साल लगातार डिक्रीज हो रहे हैं। 2018 में 23-24% के आसपास मार्जिन थे इनके, आज जो घट के 15% हो गए हैं। मार्केट कभी भी ऐसे प्लेयर को अच्छी वैल्यूएशन नहीं देती जिसकी
रेवेन्यू घट रहे हो या फिर मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हो। केआरबीएल के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है। और मार्जिन क्यों कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं इनके? क्योंकि मिडल ईस्ट मार्केट इनके हाथ से फिसलती जा रही है और शायद 1-1.5 साल और लग जाएगा इनको उस मार्केट को दोबारा अप एंड रनिंग करने में। एलटी फूड्स के मार्जिन अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है। 2014 से 2024 में दे हैव बीन फ्लक्चुएटिंग बिटवीन 10% एंड 12%। मार्केट इस तरीके की कंसिस्टेंसी को हमेशा रिवॉर्ड करती है, इसीलिए एलटी फूड्स को कहीं ज्यादा बेटर वैल्यूएशन मिलती है इन कंपैरिजन टू केआरबीएल एंड चमनलाल सेठिया, क्योंकि यहां पर कंसिस्टेंसी है। चाहे साइकिल कितनी भी बुरी हो गई हो, लेकिन इन्होंने अपने मार्जिन को इंटैक्ट रखा है, +-1 और 2%। दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट एलटी फूड्स। उसके बाद एलटी फूड्स आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में आ रही है, जहां पर इनके मार्जिन एक्सपेंड करेंगे। तो उम्मीद है कि अगले 3 या 4 साल में इनके मार्जिन हमें शायद 13% के आसपास भी नजर आए। अगर पिछले 5 साल की हम रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं तो एलटी फूड्स 15% से ग्रो किया है, कैगर से ग्रो किया है, केआरबीएल सिर्फ 6% से और चमनलाल सेठिया 12% से। ईपीएस ग्रोथ भी एलटी फूड की 36% रही है और केआरबीएल की सिर्फ 4%, चमनलाल सेठिया की 15% के आसपास। यानी एलटी फूड्स यहां पर बाजी मार जाता है। अब पीई रेशियो की बात कर लेते हैं कि मार्केट इन कंपनीज को कैसी इज्जत देती है। तो सबसे ज्यादा इज्जत मिलती है एलटी फूड्स को। आज के दिन में लगभग 23-24 के आसपास इनका पीई रेशियो है। केआरबीएल का पीई रेशियो 16x का है और चमनलाल सेठिया का भी 16x का है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मार्केट एलटी फूड्स के बिजनेस को बेटर बिजनेस मान रही है। क्यों बेटर मान रही है? क्योंकि दे आर मूविंग अप द वैल्यू चेन, डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स में आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। ये सबसे बड़ा रीजन है। उसके बाद फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा नहीं है इनके मार्जिन में, 1 या 1.5 या 2% का डिफरेंस रहता है हर साल। तो एलटी फूड्स ने पिछले 10 या 15 साल में ये प्रूव किया है कि ये सिर्फ एक कमोडिटी प्लेयर्स नहीं है। ये अपनी प्रोसेसिंग से, डिस्ट्रीब्यूशन से, अपने एक्सपोर्ट से, अपने बिजनेस एक्यूमेन से अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट करना जानते हैं, डाउन साइकिल के अंदर भी। इसीलिए मार्केट आज के दिन में 23x का इनको पीई रेशो दे रही है। एलटी फूड्स तो ये भी कह रही है कि अगले 5-6 साल के अंदर अंदर हम जो नॉन बासमती, नॉन राइस सेगमेंट है ना, उससे 33% रेवेन्यू कमाएंगे। यानी राइस इनका सिर्फ 66% ऑफ द बिजनेस रह जाएगा। दे आर क्विकली मूविंग टुवर्ड्स बीइंग अ एफएमसीजी प्लेयर, और एफएमसीजी प्लेयर को हमेशा ज्यादा वैल्यूएशन मिलती है। आज के दिन में अगर किसी भी एफएमसीजी प्लेयर को आप उठा लीजिए, उनको वैल्यूएशन मिल रही होंगी 60 की, 70 की, 80 की, लेकिन राइस प्लेयर्स को मिलती है आज के दिन में 20 की, 22 की, 15 की। तो जैसे जैसे एलटी फूड्स बासमती राइस से दूर जाएगा, सिर्फ राइस प्रोडक्ट से दूर जाएगा, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स में आएगा, इनकी वैल्यूएशन भी आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होगी, जो हमको पिछले 5-10 साल के अंदर नजर भी आई है। आरओसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एलटी फूड्स और चमनलाल सेठिया आर डूइंग मच बेटर देन केआरबीएल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे हम, एफिशिएंसी रेशियोज का, यानी वर्किंग कैपिटल साइकिल किस तरीके से काम कर रही है इन सब प्लेयर्स की। तो अगर आप सबसे पहले इन्वेंट्री डेज पे ध्यान दीजिए। इन्वेंट्री डेज एलटी फूड्स के 250 डेज हैं, केआरबीएल के 406 डेज हैं और चमनलाल सेठिया के 180 डेज हैं। इसका मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा इन्वेंट्री है केआरबीएल के पास, यानी सबसे ज्यादा पैसा फंसा रखा है केआरबीएल ने अपनी इन्वेंट्री में। वर्किंग कैपिटल की नीड सबसे ज्यादा है केआरबीएल को आज के दिन में। चमनलाल सेठिया को सबसे कम क्यों है? क्योंकि ये एसेट लाइट मॉडल है, खरीदते हैं बेच देते हैं, खरीदते हैं बेच देते हैं, एजिंग नहीं करते। 250 दिन की एलटी फूड्स की है, विच इज फार बेटर देन केआरबीएल, लेकिन चमनलाल सेठिया से ज्यादा अच्छी नहीं है। चमनलाल सेठिया इज डूइंग वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री डेज, हाउएवर वर्किंग कैपिटल डेज में सिचुएशन चेंज हो जाती है। यहां पर एलटी फूड्स के वर्किंग कैपिटल डेज आर मच मोर सुपीरियर, 131 दिन, और चमनलाल सेठिया के 182 डेज। केआरबीएल की तो बात छोड़ दीजिए, 300 दिन के आसपास है उनके। ठीक है, अब हम यहां पर कंपेयर करेंगे एलटी फूड्स को और चमनलाल सेठिया को कि वर्किंग कैपिटल डेज में ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। देखिए, वो डिफरेंस आ रहा है इनकी प्रोक्योरमेंट साइकिल की वजह से। चमनलाल सेठिया का बिजनेस बहुत बढ़िया है, एसेट लाइट बिजनेस है, इन्वेंट्री नहीं रखते, इसलिए इन्वेंट्री डेज कम है, 180 के आसपास है, लेकिन पेएबल डेज भी कम है। इसका मतलब क्या है कि ये किसान से कैश में राइस उठा रहे हैं, किसान को पैसा दे रहे हैं और उसके बाद राइस ले लेते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी एलटी फूड्स क्या कर रहा है, ये 70% ऑफ आवर इन्वेंट्री उसी समय कैश में उठा लेता है किसानों से, लेकिन 30% इन्वेंट्री अपने जो सप्लायर्स है ना उनको कहता है तुम रखो, तुम इसकी एजिंग करो, मैं तुमको 90 दिन का क्रेडिट दे देता हूं, मुझे जैसे ही जरूरत पड़ेगी तुम मुझको दे देना। तो सप्लायर इनकी बिहाफ पर एजिंग कर रहे हैं, यानी इनके जो पेएबल डेज है ना वो बढ़ जाते हैं। उसके अलावा इनके रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स हैं, वहां पर हमें एजिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो वहां पर इन्वेंट्री ज्यादा नहीं होती। उसके बाद ये जैस्मिन राइस थाईलैंड से, वियतनाम से ऑलरेडी एज उठाते हैं।
ठीक है, तो वहां पर भी इनको इन्वेंट्री बहुत ज्यादा नहीं रखनी पड़ती, इसीलिए इनके जो ओवरऑल वर्किंग कैपिटल डेज हैं वो कहीं ज्यादा बेटर है। देखिए, इस सारी बात को अगर मैं संक्षिप्त में समझाऊं तो ये है कि जो वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है ना किसी धंधे को, वो धंधे को स्टिफल कर देती है ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो जिस धंधे में वर्किंग कैपिटल की नीड सबसे कम है ना, दैट बिजनेस इज द बेस्ट बिजनेस। इन तीनों प्लेयर्स के केस में एलटी फूड्स ने बाजी मार लिया। सिर्फ 131 दिन के वर्किंग कैपिटल डेज हैं। चमनलाल सेतिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ्री कैश फ्लो की। फ्री कैश फ्लो नहीं है इनके पास। जो पैसा ये कमा रहे हैं उसको अगले साल की वर्किंग कैपिटल में डाल देते हैं। पिछले 10 साल से इस कंपनी के फ्री कैश फ्लो ऑलमोस्ट जीरो हैं। यानी कंपनी जो डिविडेंड दे रही है और कंपनी जो एक्सपेंड कर रही है वो सारा डेट के थ्रू कर रही है। तो अगर आप इनकी बैलेंस शीट देखेंगे ना तो पाएंगे कि पिछले 15 साल से लगातार डेट इंक्रीज हो रहा है चमनलाल सेतिया के केस में, क्योंकि कोई भी फ्री कैश फ्लो नहीं बन पा रहा। और फ्री कैश फ्लो क्या होता है? फ्री कैश फ्लो इज लाइक योर कैश इन हैंड। जो आपकी सैलरी का कैश इन हैंड पार्ट है, कैश इन हैंड तो है ही नहीं चमनलाल सेतिया के पास। अगर चमनलाल सेतिया को ग्रो करना है तो उन्हें बाजार से कैपिटल उठानी पड़ेगी। सबसे बड़ी समस्या चमनलाल सेतिया के धंधे में ये है। और जब आप कैपिटल के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो तो कभी ना कभी फ्यूचर में ऐसा वक्त आता है जब आपको कैपिटल रेज करने में दिक्कत आती है और उस समय आपका बिजनेस ठप भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है। बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। फ्री कैश फ्लो चमनलाल सेतिया में बिल्कुल भी नहीं है। केआरबीएल और एलटी फूड्स में कहीं ज्यादा बेटर फ्री कैश फ्लो है। इस चीज को यूजुअली जो नया इन्वेस्टर है वो ध्यान नहीं देता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी किसी कंपनी को पढ़ो तो उसके फ्री कैश फ्लोज जरूर देखो कि कंपनी कुछ जनरेट भी कर रही है नहीं कर रही, या जो कमा रही है वो अपने ही धंधे में लगा रही है। वैल्यू कैसे क्रिएट करोगे अगर आपके पास पैसा ही नहीं आएगा? तो देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने एक घर खरीदा, ठीक है, और आपने उसको रेंट पे चढ़ा दिया। रेंट उसका 1 लाख रुपए आता है 1 साल में, ठीक है, और 1 लाख रुपए आप उसकी मरम्मत में भी लगा देते हैं, उसकी मेंटेनेंस में भी लगा देते हैं। तो आपके पास कुछ आया क्या? आप 1 लाख रुपए कमा तो रहे हैं हर साल, लेकिन लेकिन आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं आया। वही हालत है चमनलाल सेतिया की भी। वो ग्रो तो कर रहे हैं, लगातार ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जब तक उनके पास डेट आ रहा है, जब तक ग्रो कर रहे हैं, जैसे ही डेट आना बंद हो जाएगा वो कैपिटल रेज करनी पड़ेगी, या तो इक्विटी से करनी पड़ेगी। और दोनों ही तरीके अगर बंद हो गए तो कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी फ्यूचर में। इसीलिए अगर साइकिल अच्छी है तो चमनलाल सेतिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर साथ साइकिल ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो चमनलाल सेतिया अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। इसीलिए भी मार्केट इसको एलटी फूड्स की बराबरी में वैल्यूएशन नहीं देती। पी रेशो इसीलिए चमनलाल सेतिया की कम है। अब क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। चमनलाल सेतिया की मैनेजमेंट इज डिसेंट। एलटी फूड्स की मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर रही है। दे ऑलवेज वॉक द टॉक, कभी ओवर गाइडेंस नहीं देते। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी हिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। केआरबीएल में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज रहे हैं, इनके ऊपर कोर्ट केसेस भी रहे हैं। और अगर आप इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इनको एसोसिएट किया जाता है कि करप्शन का पैसा भी कंपनी के अंदर आया है। तो इन सब चीज़ों को मार्केट कभी भी पसंद नहीं करती, तो इसीलिए भी इस स्टॉक की हालत टाइट है पिछले 5-7 साल से। सो दैट वाज इट। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले देखने हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पर। तो अगर मैं सम करना चाहूँ तो एलटी फूड्स इज कमिंग आउट टू बी अ कंप्लीट पैकेज, इसीलिए मैं भी एलटी फूड्स में ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ। चमनलाल सेतिया में वर्किंग कैपिटल के इश्यूज हैं, फ्री कैश फ्लोज के इश्यूज हैं, अदरवाइज चमनलाल सेतिया भी अच्छा कर रहा है। केआरबीएल में प्रॉब्लम है कि उनका मिडिल ईस्ट बिजनेस काम नहीं कर रहा, और जब तक वो बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं करने लगेगा तब तक केआरबीएल ऐसे ही फंसा रहेगा। हाउएवर, ग्रोथ मुझे ऐसा लगता है कि पूरे सेक्टर में आएगी तो सभी प्लेयर्स में आएगी, है ना। लेकिन क्वालिटी जो एलटी फूड्स में नजर आ रही है वो किसी भी दूसरे और प्लेयर में नजर नहीं आ रही। सो इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगली वीडियो में मैं एलटी फूड्स को और डिटेल में डिस्कस करूंगा, उसकी वैल्यूएशन भी करेंगे, उसके डिफरेंट सेगमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।